वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्लोनिंग वेक्टर। बायोटेक्नोलॉजी में हम देखे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। दो डीएनए को जोड़कर नए डीएनए बनाने की तकनीक कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी, है ना। और वो डीएनए कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के कौन कौन से साधन होते हैं वो हम पिछले वीडियो में थोड़ा सा देखे थे। उसमें जो पहला साधन होता है एंजाइम, वो देखे थे हम। तो इसमें देखिए, सबसे पहले ये रिवाइज कर लेते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए साधन कौन कौन से किस तरह से उपयोग होते हैं। ये देखिए, ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें से हमको प्लाज्मिड निकालना होगा या वेक्टर के रूप में जो कार्य करता है। दूसरा, जिस सेल में चेंज करना है, जिसके डीएनए को जोड़ना है इसमें लाकर, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, वो डीएनए को निकालना है यहाँ से प्लांट सेल से। उसके बाद इसमें दोनों डीएनए को जोड़कर एक नए डीएनए को बनाना है। ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कहलाता है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो इसको डीएनए को या चाहे बैक्टीरियल सेल से वेक्टर को निकालना हो, चाहे प्लांट सेल से यहाँ पर से डीएनए को बाहर निकालना हो, जब तक दोनों को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक जोड़ने की प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो बाहर निकालने के लिए कुछ हम पिछले वीडियो में बताए थे एंजाइम्स को प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैक्टीरियल सेल को नष्ट करके हम वेक्टर को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यूज़ किया था लाइसोजाइम एंजाइम को, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को नष्ट करता है और उससे हमको वेक्टर डीएनए प्राप्त हो जाता है। दूसरा, हमने देखा था कि प्लांट सेल की वॉल को यदि नष्ट करना है, यहाँ से डीएनए निकालना है, तो सेल वॉल को नष्ट करना पड़ेगा, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को नष्ट करना पड़ेगा, फिर जाके डीएनए जो है वो बाहर आएगा। तो सेल वॉल को नष्ट करने के लिए, प्लांट सेल की वॉल को नष्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम का उपयोग करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को नष्ट करने के लिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्लांट सेल के न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो लिपिड को नष्ट करने के लिए लाइपेज एंजाइम और प्रोटीन को नष्ट करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम को यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये कंप्लीट डीएनए को बाहर निकाला जाता है। इस तरह से कंप्लीट डीएनए को बाहर निकाल लिया जाता है। अब इस कंप्लीट डीएनए को फिर टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, ताकि इसके एक टुकड़े को निकाल कर वेक्टर के एक हिस्से में जोड़ना पड़ेगा। तो वेक्टर को भी तोड़ना पड़ेगा और इसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए उपयोग करते हैं हम काटने वाला जो मॉलिक्यूलर सीजर्स है डीएनए को काटने वाला, वो एक एंजाइम है विशेष प्रकार का, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। हम पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो विशिष्ट जगहों पर डीएनए को काटता है। यदि सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का हम प्रयोग करते हैं तो दोनों डीएनए को समान स्थलों पर, पहचान स्थलों पर काटेगा। और उसके बाद इसके डीएनए को, नए प्लांट सेल के मान लिए हैं तो उसके डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ में जोड़ा जा सकता है। इस तरह से जोड़कर एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त कर लेते हैं। अब इनको जोड़ने के लिए काट दिए हैं, काटने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग किए, और जोड़ने के लिए फिर एक नया एंजाइम का उपयोग किए, वो है लाइगेज एंजाइम, है ना। लाइगेज एंजाइम यूज़ किए। ये एंजाइम किस में काम आता है? लाइगेज एंजाइम एक तो वेक्टर डीएनए को और सोर्स डीएनए को आपस में जोड़ने का कार्य करता है लाइगेज एंजाइम। उसकी मदद से दोनों डीएनए जो है वो आपस में स्टिकी एंड के द्वारा चिपक कर नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है तो अब इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए। तो मल्टीपल कॉपी चाहिए मतलब अधिक से अधिक इसकी कॉपी चाहिए, मतलब और अधिक मात्रा में डीएनए को सिंथेसाइज करना पड़ेगा। तो डीएनए सिंथेसाइज करने के लिए फिर एंजाइम यूज़ होता है, उसको कहते हैं सिंथेटेज एंजाइम। और ये डीएनए पॉलीमरेज भी हो सकता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज 2 हो सकता है। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है डीएनए से डीएनए बनाने में मदद करता है। यदि डीएनए किसी का प्राप्त नहीं है और आरएनए प्राप्त है, मान लो प्लांट सेल का, तो आरएनए से भी डीएनए बनाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम करता है, जो आरएनए से डीएनए बना सकता है। तो इस तरह से ये एंजाइम्स के बारे में हो गया। हम एंजाइम का डिटेल देखना हो तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। ये पहला टूल के रूप में उपयोग हुआ एंजाइम। आज हम दूसरा टूल, यहाँ पर देखिए, टूल देखिए किसको कहा जा रहा है कि जिन चीज़ों को मिलाकर हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। तो कौन कौन सी चीज़ यूज़ हुए? एक तो वेक्टर जिसमें से लेकर जाना है, दूसरा सोर्स डीएनए जिसको लेकर जाना है, फिर उसके बाद इनको काटने के लिए साधन यूज़ किए, एंजाइम्स को यूज़ किए सेल वॉल को नष्ट करने के लिए, और डीएनए को काटने के लिए जो एंजाइम यूज़ किए वो एंजाइम जो है ये एक साधन के रूप में है। वेक्टर जो है वो भी एक साधन के रूप में है। और साथ ही साथ उसके बाद डिज़ायर्ड जीन जो यहाँ से निकाले, डिज़ायर्ड डीएनए, वो है एक साधन के रूप में। और उसके बाद लास्ट में जिस बैक्टीरियल सेल में इसको डालकर बहुत अधिक मल्टीपल कॉपीज़ प्राप्त की जाती है, ये सेल कहलाता है होस्ट या बैक्टीरियल होस्ट सेल।
है ना। तो कितने साधन हो गए, एंजाइम है, क्लोनिंग वेक्टर है, डिजायर्ड डीएनए है और कॉम्पिटेंट होस्ट है। तो हम पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर, यानी यहाँ पर जो दूसरा है क्लोनिंग वेक्टर जो यूज़ होता है वो कौन सा पदार्थ जो है, कौन सा डीएनए जो क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज़ होता है वो देखेंगे। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर क्या है? वह डीएनए जो फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पर देख चुके हैं हम कि ये बैक्टीरियल सेल से जो प्लाज्मिड निकाले थे वेक्टर के रूप में, इसी में जोड़कर, इस डीएनए को इसी में जोड़कर हम नए होस्ट सेल में प्रविष्ट कराते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर उसको फिर होस्ट सेल में प्रविष्ट कराते हैं। तो क्या काम है वेक्टर का? मुख्य काम क्या है? मान लीजिए माने एक व्हीकल की तरह कार्य करता है। जिस तरह से हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी साधन या व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से इस डीएनए को, फॉरेन डीएनए को या सोर्स डीएनए को लेकर जाने के लिए ये प्लाज्मिड जो है मैंने होस्ट, ये जो लेकर जाते हैं जो डीएनए, वही कहलाते हैं क्या? वाहक या वेक्टर कहलाते हैं। और क्लोनिंग वेक्टर किसको कहेंगे? जो कि क्लोनिंग करने में मदद करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या कहा गया? क्लोनिंग वाले बहुत सारे क्लोन प्राप्त किया जाता है इसके द्वारा, इसलिए इसका नाम पड़ा क्लोनिंग वेक्टर, है ना। उसके बाद इसमें कौन से गुण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इनको व्हीकल के रूप में, वाहक के रूप में या वेक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है? तो निम्न गुण जो है वो इसमें वेक्टर में, एक अच्छे वेक्टर में होने चाहिए जो एक डीएनए को, सोर्स डीएनए को लेकर होस्ट सेल में जा सके। तो उसके लिए सबसे पहली है कि उसमें रेप्लिकेशन की क्षमता हो, तभी तो वो कई सारी कॉपीज बना सकता है। तो रेप्लिकेशन या द्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा क्या है? वेक्टर की कॉपी नंबर अधिक हो। जितना अधिक उसका कॉपी नंबर होगा, यानी डुप्लीकेशन कितनी मात्रा में वो रेप्लिकेट कर सकता है, वो नंबर जितनी अधिक होगी वही उसका क्या है, उतनी ही अधिक मात्रा में अपने को क्लोन प्राप्त होंगे। तो इसीलिए वेक्टर की क्या है? कॉपी नंबर अधिक होनी चाहिए। यानी मान लीजिए इसको, किसी बैक्टीरिया का कॉपी नंबर 50 है कि 100 है, तो वेक्टर का कॉपी नंबर यदि 100 है तो वो उतनी ही मात्रा में नए डिजायर्ड जीन को क्लोन कर सकता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। कोई भी वेक्टर है वो एक सर्कुलर गोलाकार डीएनए होता है या फिर लीनियर डीएनए भी है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, हम डीएनए की रेप्लिकेशन पढ़े हैं, उसमें जानते हैं कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए एक विशेष पॉइंट होता है, विशेष डीएनए का अनुक्रम होता है, वहीं से रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होता है। तो वो अनुक्रम इसमें वेक्टर में होना चाहिए जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, माने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI इसको कहा जाता है, ORI कहा जाता है। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वेक्टर में होना चाहिए, तभी वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकता है। माने कोई भी सोर्स डीएनए से जुड़ने के बाद यदि यहाँ पर उसका ORI है, तभी वो नया कॉपी बना सकता है। आसानी से फॉरेन डीएनए में लिंक किए जा सकें या जोड़े जा सकें, यानी ऐसा होना चाहिए ये वेक्टर को कि आसानी से इस फॉरेन डीएनए के साथ इसको लिंक किया जा सके, लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ा जा सके। होस्ट सेल में आसानी से एक तो इंट्रोड्यूस भी किया जा सके और उसको आइसोलेट भी किया जा सके। होस्ट सेल में यदि किसी होस्ट सेल में प्रवेश कराए हैं तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने में या आइसोलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इसको इंट्रोड्यूस कराने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी होस्ट सेल में आसानी से इंसर्ट व आइसोलेट किया जा सके, माने प्रवेश कराया जा सके और वहाँ से बाहर निकाला जा सके। एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी क्या है? स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट, यानी हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़े हैं तो देखे हैं कि उसमें विशिष्ट अनुक्रम पर ही मॉलिक्यूलर सीजर कार्य करता है। तो किसी भी वेक्टर में यदि कोई स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक अनुक्रम या स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट है, तभी वो मॉलिक्यूलर सीजर या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कार्य कर पाएगा। तो वेक्टर में किसका होना जरूरी है? रेस्ट्रिक्शन साइट का होना जरूरी है। उसके अलावा वेक्टर में सेलेक्टिव मार्कर होना चाहिए। कुछ अभी वेक्टर का एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इसमें ऐसे मार्कर होते हैं, कुछ जीन ऐसे होते हैं इस सर्कुलर डीएनए में या वेक्टर डीएनए में, कुछ जीन ऐसे जरूर होने चाहिए कि इसको यदि होस्ट सेल में प्रवेश करा चुके हैं तो उसका कोई मार्कर होना चाहिए कि उसके आधार पर हम ये तय कर सकें कि ये डीएनए वास्तव में रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो चुका है ना। रिकॉम्बिनेंट सेल, किसी भी सेल को ये रिकॉम्बिनेंट बना चुका है या ट्रांसफॉर्म कर चुका है,
रूपांतरण माने सेल की हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, मतलब दूसरा फॉरेन डीएनए इससे जुड़ चुका है कि नहीं जुड़ चुका है। इस चीज़ को जानने के लिए एक मार्कर होना चाहिए सभी वेक्टर में, माने वेक्टर में मार्कर का होना जरूरी है। उसी आधार पर डिसाइड कर सकते हैं कि कोई बैक्टीरियल सेल या होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म हुई कि नहीं हुई, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हुआ कि नहीं हुआ, ये जानने के लिए उसमें सेलेक्टिव मार्कर होना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल लेकर आगे के समझेंगे कि किस तरह से सेलेक्टिव मार्कर काम करते हैं इसमें वेक्टर्स में। वेक्टर की साइज़ छोटी होनी चाहिए, साइज़ छोटी होगी तभी उनमें हम आसानी से हेर फेर कर सकेंगे, यानी काट छांट करके दूसरे नए डीएनए को जोड़ने में उनको आसानी होगी। नहीं तो अनुक्रम बड़ा होने पर काटने छांटने में या उसको हेर फेर करने में आसानी नहीं होगी। तो ये वेक्टर के गुण हैं जो इतने प्रॉपर्टीज़ किसी भी वेक्टर में होने चाहिए। अब वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं ये देखिए। प्लाज्मिड पहला वेक्टर का प्रकार है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है, इसको कहा जाता है प्लाज्मिड। दूसरा है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है जिसका डीएनए भी अन्य बैक्टीरियल सेल में प्रवेश करके उस सेल की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है, यानी कि एक डीएनए को जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर वो डीएनए को ट्रांसफ़र करने का काम बैक्टीरियोफेज भी करता है बैक्टीरियल सेल में। कॉस्मिड है ना, कॉस्मिड भी एक बैक्टीरियोफेज है। उसी तरह से फैजमिड भी कॉस्मिड भी एक वेहिकल है या वेक्टर है। फैजमिड है, आगे हम देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। यैक यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। प्लांट वायरस है और एनिमल वायरस है। ये सभी के सभी वेक्टर के रूप में काम करते हैं और किस तरह से करते हैं हम आगे देखते हैं। प्लाज्मिड या महत्वपूर्ण वेक्टर है, सबसे महत्वपूर्ण वेक्टर जिसको कहा जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? बैक्टीरियल सेल में पाया जाने वाला एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। यानी इस तरह से यदि बैक्टीरियल सेल पाया जा रहा है, बैक्टीरियल सेल, तो इसमें एक सामान्य डीएनए तो इसका होता ही है, उसके अलावा एक सर्कुलर डीएनए जो होता है ये कहलाता है प्लाज्मिड। ये क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। तो बैक्टीरियल सेल में पाया जाने वाला अतिरिक्त गोलाकार गुणसूत्रीय डीएनए को कहा जाता है प्लाज्मिड कहा जाता है। मोस्ट कॉमन वेक्टर है जो डबल स्ट्रैंडेड होता है। जिस तरह से अन्य डीएनए जो होते हैं डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, उसी तरह से ये वेक्टर प्लाज्मिड जो होते हैं वो भी डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। और ये बैक्टीरियल सेल में स्वतंत्र रूप से, बैक्टीरियल सेल में ये मेन डीएनए तो रेप्लिकेट होता ही है, लेकिन इसको बिना प्रभावित किए हुए ये स्वतंत्र डीएनए प्लाज्मिड भी स्वतंत्र रूप से अलग से अपना सर्कुलर डीएनए की कॉपी बनाता रहता है। यानी कि बैक्टीरियल सेल में स्वतंत्र रूप से ये रेप्लिकेशन की क्षमता रखता है। इन्हें बैक्टीरियल सेल से बाहर निकालने पर भी बैक्टीरियल सेल की मृत्यु नहीं होती है। मतलब ये कोई भी वाइटल एंजाइम्स इसमें सीक्रेट नहीं करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर उपस्थित होते हैं, लेकिन इनको अलग कर देने पर भी बैक्टीरियल सेल की मृत्यु नहीं होती है ना। मतलब बैक्टीरियल सेल में ये अच्छे से ग्रो करते रहते हैं, लेकिन बैक्टीरियल सेल से बाहर निकाल देने पर भी बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ में या फिर उसके किसी भी प्रकार की कोई जैविक क्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। बैक्टीरियल सेल जो है वो लिविंग रहता है। इनमें विशिष्ट प्रतिबंधन स्थल होते हैं। इस प्लाज्मिड्स में विशिष्ट प्रतिबंधन स्थल पाए जाते हैं जहां पर आकर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन सीमाकारी जो एंजाइम होता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो आकर इस पर जुड़ सके, है ना। इसीलिए इनमें विशिष्ट प्रतिबंध स्थल पाए जाते हैं। अभी PBR 322 का एग्जाम्पल लेकर हम समझाएंगे ये प्रतिबंधन स्थल कौन से हैं। जैसे ये है EcoR1, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम पढ़े हैं, उसका साइट ये है। यहाँ पर इस प्लाज्मिड गोलाकार प्लाज्मिड है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, इसके इस स्थान पर कौन आकर जुड़ता है? EcoR1। यहाँ पर EcoR1 यानी कि इस्चेरिचिया कोलाई और इसका स्ट्रेन आर से है, आर स्ट्रेन से, और फर्स्ट जो है वो उसके खोजने के क्रम से है। नामकरण भी हम बता चुके हैं, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। तो EcoR1 जो है एक प्रतिबंधन एंजाइम है, उसका साइट है यहाँ पर, ये इस जगह पर है, इस गोलाकार डीएनए के इस जगह पर है। तो जब भी EcoR1 प्रतिबंधन एंजाइम को हम डालेंगे वो इसी साइट पर आकर इस यहाँ पर के जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वहाँ पर को आकर इस डीएनए को यहाँ से काटेगा। तो इसी तरह से ये कई साइट्स इसमें उपस्थित होते हैं, अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग साइट से उपस्थित स्थित होते हैं। प्रतिबंधन स्थल कहते हैं इनको, है ना, रिकॉग्नाइजेशन साइट कहा जाता है। इन्हें यूकेरियोट सेल के साथ भी जोड़ा जा सकता है। ये बैक्टीरिया सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल के साथ ही जोड़ा जा सके। इन प्लाज्मिड्स को यूकेरियोटिक सेल के साथ भी जोड़ा जा सकता है। इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये देखिए 2 प्रकार के जीन पाए जाते हैं। कौन से? एम्पिसिलिन
है ना, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन। यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है और यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता है। तो इन्हीं जीन के आधार पर ही हम तय कर पाते हैं कि ये कोई भी सेल जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हुआ कि नहीं, माने डीएनए में रिकॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं, और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को दूसरे होस्ट सेल में डालने के बाद वहीं पर सेलेक्ट करके पता करते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि कोई मान लीजिए BMH1 ये भी एक रेस्ट्रिक्शन साइट है, इस पर आकर कोई जीन जो है वो फॉरेन डीएनए आकर जुड़ता है, इसी साइट पर आकर जुड़ता है, तो ये साइट क्या हो गया, प्रतिबंधित हो गया। कौन सा साइट, टेट्रासाइक्लिन का जीन जो है यहीं पर स्थित है, तो ये साइट यहाँ पर प्रतिबंधित हो गया, है ना। तो यदि इसको ये साइट प्रतिबंधित हो गया तो इसके प्रति रेजिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दो एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस जीन इसमें पाए जाते हैं, एक है एम्पिसिलिन के प्रति और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन के प्रति। तो यदि कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर आकर जुड़ जाता है जहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, तो ये जीन जो है वो अपना कार्य करना बंद कर देता है, मतलब इसके प्रति रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है और सिर्फ ये बचता है। तो इसी के आधार पर तय करते हैं कि कोई एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को, माने आरएनए को, कोई भी डीएनए को डाला जाता है और डालने के बाद में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसका कार्य करता है, तो ये टेट्रासाइक्लिन जो है मान लीजिए BMH1 पर जुड़ गया और इसका कार्य बंद हो गया। इसको फिर हम न अन्य माध्यम पर होस्ट सेल को ग्रो कराते हैं, एक एम्पिसिलिन के माध्यम पर ग्रो कराते हैं, तो ये बैक्टीरिया तो पूरा ग्रो कर जाता है क्योंकि इस पे साइट पर कोई चीज़ नहीं जुड़ा है। लेकिन टेट्रासाइक्लिन के माध्यम पर ग्रो कराएंगे तो इसमें नहीं ग्रो करता है क्योंकि इसके प्रति रेजिस्टेंस जीन जो है वो समाप्त हो गया है, तो ये मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन एम्पिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंस, प्रतिजैविकता उसमें उपस्थित है तो उसमें ग्रो करते हैं। यदि दोनों माध्यम पर यदि ग्रो कर रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। लेकिन एक पर कर रहा है और एक पर नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि एक जीन पर रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। तो इसी आधार पर सेलेक्ट करते हैं, पता करते हैं कि इसमें रिकॉम्बिनेशन इस जीन में, इस डीएनए में हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि कोई जीन पर आकर कोई फॉरेन या सोर्स डीएनए, अन्य डीएनए आकर जुड़ जा रहा है तो वो काम करना बंद कर देता है, अर्थात उस माध्यम पर वो ग्रो नहीं करेगा। इससे हमको पता चल जाता है कि इसमें रिकॉम्बिनेशन हो गया है और ये सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है या रूपांतरित हो गया है। जिस होस्ट सेल में इसको प्रविष्ट कराएंगे वो रूपांतरित हो गया है, ये पता चलता है। तो ये दोनों जीन जो हैं वो सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में प्रयुक्त होते हैं, या तो एम्पिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन, किसी भी एक माध्यम पर ग्रो कराकर देखते हैं। तो यदि रिकॉम्बिनेशन हुआ है तो वो ग्रो नहीं करेगा उस माध्यम पर, और रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है तो दोनों माध्यम पर वो ग्रो कर सकता है। तो इस आधार पर इसको किस रूप में, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जीन को के आधार पर इसको क्या कहा जाता है, इसको सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मुख्य जीनोम का भाग नहीं होते हैं, इन्हें आसानी से बैक्टीरियल सेल से अलग और स्थानांतरित किया जा सकता है। चूँकि ये PBR322 या प्लाज्मिड जो हैं वो बैक्टीरियल जीनोम के मुख्य जीनोम का कोई भाग नहीं है, इसलिए इनको आसानी से आइसोलेट भी किया जा सकता है और आसानी से इनको अन्य सेल में ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है या स्थानांतरित किया जा सकता है। दूसरे जीन से जुड़ने के बाद भी ये अपना गुण को बनाए रखते हैं। ये इनको मान लीजिए किसी दूसरे प्लांट डीएनए या होस्ट बाहर निकाल लिया जाता है और दूसरे डीएनए के साथ में इस तरह से जोड़ दिया जाता है तो भी इसका जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो समाप्त नहीं होता है। इसकी खासियत है प्लाज्मिड की कि यदि अन्य दूसरा कोई भी जीन से जुड़ने के बाद भी ये अपना गुण को बनाए रखते हैं। इनमें चिन्हित प्रतिबंधन स्थल होते हैं। ये देख लीजिए, अलग अलग प्रतिबंधन स्थल अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम के आधार पर है। जैसे PU1 है, PST फर्स्ट है, ओरी। हाँ, एक और चीज़ है, इसमें एक महत्वपूर्ण ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है ना। एक स्थान पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। यदि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होता तो आप किसी भी डीएनए को इसके साथ जोड़ते, उसका रेप्लिकेशन संभव नहीं होता। तो इसमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जिसके आधार पर नया डीएनए जो है इस प्लाज्मिड के साथ जुड़कर रेप्लिकेट कर सकता है या उसकी क्लोनिंग हम कर सकते हैं। PBR322 बैक्टीरिया में पाया जाने वाला सबसे उत्तम प्लाज्मिड है। इसको दुनिया का सबसे बढ़िया प्लाज्मिड माना जाता है PBR322 को। और इसका नाम कैसे पड़ा है? P मीन्स प्लाज्मिड, B मीन्स बोलीवर और
आर मीन्स रॉड्रिगेज। तो बोलिवर और रॉड्रिगेज जो है वो इसको खोजने वाले वैज्ञानिक है और उनका एक्सपेरिमेंट नंबर 322 है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 322 में इस प्रयोग के द्वारा इस प्लाज्मिड की खोज हुई थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, PBr 322 है ना। ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में आ सकते हैं। साथ ही साथ रेस्ट्रिक्शन साइट के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसमें पाए जाने वाले जो प्रतिबंधन जीन पाए जाते हैं, साइट पाए जाते हैं, और कौन से 2 जीन होते हैं जो PBr 322 में पाए जाते हैं। तो ये एंटीबायोटिक के प्रति 2 रेजिस्टेंस जीन है। कौन कौन से, AMPR माने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और TETR मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स पाए जाते हैं। ई कोलाई में इनकी कई कॉपीज़ होती हैं। जैसे ये ई कोलाई बैक्टीरिया है तो इसमें एक नहीं, इस तरह से कई कॉपीज़ होती हैं किसकी, PBr 322 की। इनमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। ये जीन सेलेक्टेबल मार्कर की तरह कार्य करते हैं। अभी हमने बताया कि यदि इस जीन के साइट में यदि कोई अन्य DNA आकर जुड़ जा रहा है तो उस माध्यम में वो ग्रो नहीं करेगा और की रेजिस्टेंस जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो इस आधार पर इसी गुण के कारण इसको सेलेक्टेबल मार्कर की तरह उपयोग किया जाता है। विजातीय DNA को किसी भी रेजिस्टेंस साइट से जोड़ा जा सकता है। कोई भी फॉरेन DNA चाहे प्लांट सेल का हो चाहे एनिमल सेल का हो, उसको किसी भी, इनमें इतने साइट पाए जा रहे हैं, कई साइट पाए जा रहे हैं, उनमें से किसी भी साइट से जोड़ा जा सकता है। तो ये PBr 32 का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर भी एग्जाम में आ सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। प्लाज्मिड क्या है, एक बैक्टीरियल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। PBr 32 का फुल फॉर्म क्या है, या इसमें कौन कौन से साइट पाए जाते हैं, कौन से जीन के प्रति ये रेजिस्टेंस दिखाते हैं, ये पूछा जा सकता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछे जा सकते हैं, है ना। वेक्टर क्या है ये पूछा जा सकता है, प्लाज्मिड क्या है ये पूछा जा सकता है। तो ये हो गया दूसरा टूल हम पढ़ चुके हैं। पहला हम पढ़े रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और दूसरा माने एंजाइम्स के बारे में पढ़े हैं, और दूसरा टूल हम पढ़े वेक्टर के रूप में, है ना। तो वेक्टर कौन सा, प्लाज्मिड वेक्टर पढ़े हैं हम कल, और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करेंगे अन्य प्लाज्मिड्स के बारे में।